प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में मैं आपको असहयोगी क्यों, धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि यानी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी स्वराज पहुंचा। अब इसके आगे है बागानों में स्वराज। जो चाय बागान वगैरह होते हैं या किसी के भी बागान होते हैं, उसमें कैसे स्वराज आएगा। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों पर से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। क्योंकि चाय के बागान असम में थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यानी उनको अपनी बागानों में ही काम करना पड़ता था, या फिर उनको इजाज़त के बगैर वो नहीं कहीं जा सकते थे। और यह इजाज़त उन्हें बेले ही कभी मिलती थी, यानी कभी कभी, क्योंकि इससे अंग्रेज़ी सरकार को फ़ायदा था। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए, क्योंकि कहीं पर उनको रेलवे की आवश्यकता थी कि रेल के द्वारा आएंगे, कहीं पर पानी था जहाँ पर वहाँ पर स्टीमरों की आवश्यकता थी। तो इनकी हड़ताल के कारण वो वहीं पर फंसे रह गए, यानी बीच रास्ते में ही, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बुरी तरह पिटाई भी हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाएं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था कि स्वराज क्या है। कोई अपना अर्थ निकालता था, कोई अपना अर्थ निकालता था, सभी के अर्थ अलग थे। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे, यानी अखिल भारतीय स्तर पर। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर के काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ करके देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। अब प्यारे बच्चों, ये चित्र बना हुआ है चौरी चौरा कांड। अब बात आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि पहले तो उन्होंने सोचा था कि हम असहयोग करेंगे सरकार का। फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया कि हम यानी असहयोग आंदोलन वापस लेंगे। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेने चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। उन्होंने कहा कि हम इसी में रहेंगे। फिर भी उन्होंने स्वराज पार्टी का वहाँ पर गठन किया कांग्रेस में रहते हुए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जनांदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे कि किसी भी प्रकार का उग्र जनांदोलन
जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। जब उनकी कीमतें गिर जाएंगी और उनकी मांग कर जाएगी तो निश्चित है उसका निर्यात नहीं हो पाएगा, उसमें उनको कम पैसा मिलेगा। इस तरह से यानी उनके लिए लगान चुकाना भी बहुत भारी हो जाएगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया, जिसे कहते हैं कि साइमन कमीशन भारत आया था। राष्ट्रपति आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेजी थे। सबसे बड़ी व्यवस्था इसकी यही थी, यानी कमी इसकी यही थी कि इसमें यानी जो भी थे वो सारे अंग्रेजी थे, कोई भी भारतीय सदस्य उसमें इस समिति में गठित नहीं थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उनका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों में प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमेज सा ऐलान कर दिया। जो गोलमोल ऐलान था उसका कर दिया, यानी मौखिक तौर पर। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव ने कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। इस प्रस्ताव से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था लाहौर में कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी का कोई और रास्ता ढूंढना था। महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था कि हम किस तरह से यानी भाग लेंगे। अब इसके आगे है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि एक प्रतीक है हमारे लिए नमक। उन्होंने उसको प्रतीक चिन्ह बनाया और उन्होंने सोचा कि यानी इसके बारे में हम सबसे पहले एकजुट होंगे। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगें थीं, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर के किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थीं। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारे
दारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था कि यानी इससे तो लोग जागरूक भी होंगे, इसके बारे में जानने भी लगेंगे, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो नमक को उन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में यानी प्रतीक बनाया उसका। महात्मा गांधी का यह खत एक अल्टीमेटम अर्थात चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झपने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर के ख़त्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हज़ारों लोग उन्हें सुनने लगते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल करके नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था, जो उनके द्वारा कानून बनाए गए थे उसका उल्लंघन था। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। अलग अलग स्थानों पर लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारों को कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार अर्थात कांग्रेसी सरकार अंग्रेजी सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। उन्होंने कहा कैसे हम इनको गिरफ्तार करेंगे तो इस पर कुछ अंकुश लगेगा। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। अप्रैल 1930 ईस्वी में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियां, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतें व बच्चों को मारा पीटा भी गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, समझौते के नाम से जाना जाता है। तो 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, अर्थात एक समझौता हुआ। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। चूँकि पहले में तो नहीं पहुंच पाए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 ईस्वी में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खां अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी
आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 ईस्वी तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। तो इस तरह से यानी जो ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चलाया गया। अब इसके आगे है लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, यानी कैसे कैसे इसमें काम किए गए। इस तरह से आज का वीडियो बस इतना ही। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। ओके, बाय।